अरे भाई बढ़िया सी पानी पूरी तो बना दो। हाँ हाँ अभी लो, हमारे हाथ की पानी पूरी एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। दुर्गापुरी का चटोरी बाजार खाने पीने के लिए मशहूर था। वहाँ पर कई तरह के खाने का सामान मिलता था। चटोरी बाजार में दूर दूर से लोग खाने का स्वाद चखने के लिए आते थे। उस बाजार में माधव की पानी पूरी की दुकान काफी मशहूर थी। वहाँ पर लोग दूर दूर से पानी पूरी खाने आते थे। माधव के ही बगल में दिनेश की सब्जी की दुकान थी। वे दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके ठीक सामने रिंकू की फायर पान के नाम से दुकान थी। रिंकू स्वभाव से थोड़ा झगड़ालू था, जिस कारण माधव और दिनेश की उससे नहीं बनती थी। एक शाम दिनेश माधव से कहता है, अब चल भी भाई, कितने नोट कमाएगा, दुकान बंद करने का समय हो गया। हाँ हाँ बस चल रहा हूँ, थोड़ा सामान रह गया था उसे ही समेट रहा हूँ। अच्छा क्या तू जानता है कि ये रिंकू 2 दिन से दुकान क्यों नहीं खोल रहा? अरे मुझे क्या पड़ी है भाई उसके बारे में पता करने की। गया होगा कहीं नैनीताल ऋषिकेश घूमने। फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता क्या तू है? उस पर अपनी दुकान का अच्छा खासा प्रचार कर लेता है वो। साथ ही अपनी दुकान का यूट्यूब चैनल खोल रखा है उसने, वहाँ से भी खूब नोट छाप रहा है वो। उसकी दुकान तो पूरे देश में फेमस है भाई, पता तो है तुझे? हाँ भाई ये बात तो सही है, उसकी दुकान कुछ अलग है इसलिए इतनी मशहूर है। इसके बाद दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। बातें करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह सुबह दिनेश घबराते हुए माधव को फोन करता है। हेलो हेलो माधव, हम बर्बाद हो गए यार, तूने देखा क्या हुआ हमारी दुकान का हाल? ठीक से बोल यार क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? अरे तू जल्दी से न्यूज खोल कर देख यार, हम बर्बाद हो गए मेरे भाई, हम बर्बाद हो गए। हाँ हाँ मैं अभी टीवी ऑन करता हूँ। माधव जल्दी से न्यूज चैनल खोलता है। नमस्कार, मैं आरती। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं दुर्गापुरी के चटोरी बाजार का। चटोरी बाजार में हुआ बड़ा हादसा, लगी भीषण आग, एक साथ 80 दुकानें जलकर खाक, जानमाल को पहुंचा भारी नुकसान। फायर पान की दुकान में हुआ भयंकर हादसा, हादसे में दुकान मालिक की गई जान, साथ ही उसके आसपास की सभी दुकानें हुई जलकर खाक। ये सुनते ही माधव को गहरा सदमा लगता है और वो सिर पकड़कर पर बैठ जाता है। तभी दिनेश उसके घर आता है। उसकी आंखें भी रो रो कर नम हुई होती हैं। अरे दिनेश ये क्या हो गया मेरे भाई, हम तो कहीं के नहीं रहे। न जाने रिंकू के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, हमें क्या पता था भाई इतनी जल्दी हमें छोड़कर चला जाएगा। चल यार दिनेश अपनी अपनी दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ जल्दी चल, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। फिर दोनों अपनी दुकान देखने चले जाते हैं। हम लोगों को अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। हम जिस हालत में थे वहाँ तक पहुँचने में तो हमें कई महीने लग जाएंगे। भगवान इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करे। माधव और दिनेश अपनी दुकान बनाने में फिर से जुट जाते हैं। उनके सामने ही रिंकू की दुकान खाक हुई पड़ी होती है और उसकी पत्नी और बच्चे वहाँ बैठकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। ये सब देखकर दिनेश और माधव को बहुत बुरा लगता है। भगवान भी कैसे कैसे रंग दिखाता है। कुछ समय पहले ये दुकान कितनी मशहूर थी और आज मिट्टी में मिलकर खाक हो गई है। मैं जब भी रिंकू की दुकान की तरफ देखता हूँ मुझे बार बार उसकी याद आती है। हाँ वो पहला लड़का था जिसने फायर पान की दुकान शुरू की थी। धीरे धीरे माधव और दिनेश की दुकान पटरी पर आने लगती है। माधव और दिनेश जब भी रिंकू की दुकान की तरफ देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। फिर एक दिन माधव दिनेश से कहता है, दिनेश मुझे लगता है हमें रिंकू के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भाई? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना रिंकू के फायर पान से प्रेरणा लेकर हम फायर पानी पूरी बनाएं, लेकिन इसका क्रेडिट हम रिंकू को ही देंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है भाई, रिंकू के लिए इससे अच्छा ट्रिब्यूट भला और क्या होगा। और क्या पता ये आइडिया हमारे लिए भी काम कर जाए और हम भी फेमस हो जाएं। इसके बाद माधव और दिनेश मिलकर एक फायर पानी पूरी की दुकान शुरू करते हैं और अपनी दुकान पर रिंकू की एक बड़ी सी फोटो लगाते हैं जिस पर लिखा होता है ट्रिब्यूट टू रिंकू फायर पान वाला। वहीं एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है जिस पर रिंकू के फायर पान से लेकर फायर पानी पूरी वाले तक की पूरी कहानी लिखी होती है। धीरे धीरे उनकी पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग उनकी फायर पानी पूरी खाने आते हैं। मैंने कहा था ना तेरा ये आइडिया बहुत काम आएगा। हाँ और रिंकू की आत्मा को भी ये देखकर कितनी खुशी होती होगी। मुझे लगता है अब समय आ गया है जब हमें भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। भाई वाह, मैं भी यही कहने वाला था। फिर वो दोनों फायर पानीपुरी के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उस पर फायर पानीपुरी को बनाने के और उनको खाने के तरह तरह के तरीके बताते हैं। कुछ ही दिनों में उनका चैनल भी काफी फेमस होने लग जाता है। देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स काफी बढ़ जाते हैं और फिर दोनों फेमस हो जाते हैं और उनकी पानीपुरी के चर्चे हर जगह होने लगते हैं। रायपुर जैसे बड़े शहर के एक छोटे से कस्बे में बंसी अपनी पत्नी ममता
और बेटे राहुल के साथ अपनी झुग्गी में रहता था। बंसी घर चलाने के लिए जलेबियां बनाकर बेचता था, लेकिन इस काम में उतनी कमाई नहीं थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। फिर एक सुबह, अरे ममता, उठ जाओ, 4 बज गए। हाँ जी, बस उठ रही हूँ, बस 5 मिनट और सोने दीजिए ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से सो, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। उठ तो रही हूँ, क्यों भगत सिंह बने जा रहे हो? मेरे हाथ की चाय पिए बगैर तो आप बिस्तर से भी नहीं उठते और कहते हैं कि सारी तैयारी खुद ही कर लेंगे। ममता और बंसी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बंसी दिन भर मेहनत करता और ममता घर और अपने बेटे राहुल को संभालती। इनकी छोटी सी झुग्गी में भले ही जगह कम थी, लेकिन इन दोनों का दिल बहुत बड़ा था। एक वक्त था जब बंसी के पिता हरिलाल की बस स्टैंड पर अपनी बड़ी दुकान हुआ करती थी। हरिलाल उसूलों के बड़े पक्के थे। चाहे जलेबी 5 से 10 रुपए महंगी बेचनी पड़े, लेकिन वो कभी भी माल की क्वालिटी से समझौता नहीं करते थे। जबकि इलाके के दूसरे हलवाई खराब और सस्ते सामान से जलेबी बनाकर सस्ते दाम पर ग्राहकों को बेच दिया करते थे, और ऐसा करते हुए वो सब के सब अमीर होते गए, जबकि हरिलाल का काम चौपट होता गया। पहले दुकान गई, फिर एक दिन हरिलाल खुद ही चले गए। बंसी ने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन वो कभी खुद आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा सुनो ममता, देखो मैंने सारा सामान रख लिया है, प्लेटें, चूल्हा, तेल, कपड़ा, पानी, कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे बंसी महाराज, जलेबी क्या हथेली पर बनाओगे? ओ अच्छा, कढ़ाई तो भूल ही गया। सच में ममता, अगर तुम ना होती तो ये ठेला भी बिक जाता मेरा। जब ममता की शादी बंसी से हुई थी, तब उनके पिता हरिलाल ईमानदारी से अपनी दुकान बचाने में लगे थे। हरिलाल के कई दोस्तों ने उन्हें समझाया कि वो भी बाकी जलेबी वालों की तरह जलेबियों के दाम कुछ कम कर लें, लेकिन हरिलाल हमेशा यही कहते थे कि उन्हें अपने कारीगरों को पैसा देना होता है, और कुछ भी हो जाए लेकिन वो जलेबी में कभी कोई मिलावट नहीं करेंगे। हरिलाल की यही ईमानदारी उन पर भारी पड़ गई। हरिलाल सभी की सेहत का ख्याल करते रह गए और लोग उन्हें लालची और बेईमान समझते रहे। घर चलाने के लिए दुकान बेचनी पड़ी और वो बंसी के लिए छोड़ गए एक ठेला और जलेबी बनाने का हुनर। अरे शंभू, कैसे हो भाई? बस भैया, राम राम। राम राम। पता है आज क्या हुआ? मैंने ठेले पर सारा सामान रखा और कढ़ाई रखना ही भूल गया। अच्छा, इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया क्या है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो तो तुम्हारी भाभी ने याद दिला दिया, वरना जलेबी के हाथ पर बनाते। हाँ, तुम्हारी भाभी भी यही कहने लगी। शंभू और बंसी बचपन से दोस्त थे। दोनों अपने ठेले आसपास ही लगाते थे। बंसी जलेबी बेचता था और शंभू आलू के पराठे। दोनों दोस्तों में खूब पड़ती थी। बंसी की ही तरह शंभू का भी एक बेटा था जिसे बंसी बहुत प्यार करता था। हर रोज स्कूल से लौटते हुए रोहित बंसी से मिलकर ही घर जाता था और बंसी उसे बड़े ही प्यार से जलेबियां खिलाता था। दूसरी तरफ शंभू भी ममता और राहुल के लिए बढ़िया आलू के पराठे भिजवा देता था। फिर एक दिन, अरे भाई शंभू, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं भाई, ऊपर वाले का खेल देख रहा हूँ। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। सामने वो शोरूम देख रहे हो? अरे यार, फिर से वही बात। कितनी बार कहा है, इस तरफ ध्यान मत दिया करो भाई। नहीं भाई, इतनी भी कोशिश करूं नजरें चली ही जाती हैं उसकी तरफ। जब भी उस शोरूम को देखता हूँ बस पुराने दिन याद आ जाते हैं। यहाँ कभी तुम्हारे पिताजी की बड़ी दुकान हुआ करती थी। हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और मेरे पिताजी भी तो उनके पास ही मुंशी थे। सारा दिन हिसाब लगाते रहते थे और हम दोनों कितनी मस्ती करते थे। लेकिन अब सब बदल गया भैया। कुछ नहीं बदला शंभू, हम तब भी दोस्त थे और आज भी दोस्त हैं। हाँ, पहले हम लंगोटिया यार थे और अब फटी लंगोट वाले यार हैं। इस बात पर दोनों जोर से हंसने लगे कि तभी बंसी की दुकान पर एक ग्राहक आया। भैया, जलेबी क्या भाव दी? भाई साहब, 180 रुपए किलो। अब बिल्कुल ताजी, एकदम बढ़िया। भाई, दूसरी दुकानों पर तो 150 रुपए किलो मिल रही है, तो फिर तुम इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? भाई साहब, मैं अपनी जलेबियों को बनाने में एक एक चीज बढ़िया इस्तेमाल करता हूँ, मैदे से लेकर तेल तक। अब आप एक बार चक्कर तो देखो। लाओ जरा चखाओ फिर। स्वाद तो बढ़िया है पर महंगी बहुत है। एक काम करो, बस 20 रुपए की पैक कर दो। बंसी के साथ हमेशा यही होता था। बंसी भी अपने पिता की तरह उसूलों का पक्का था और उसका धंधा भी ऐसे ही मंदा। शंभू ने भी कई बार बंसी से कहा कि वो सस्ता तेल और मैदा इस्तेमाल कर ले बाकियों की तरह, लेकिन बंसी था तो हरिलाल का बेटा। फिर कुछ देर बाद, ताऊ जी। अरे रोहित, कैसा है मेरे जिगर के टुकड़े? मैं ठीक हूँ ताऊ जी। ताऊ जी, जलेबी दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये ले। ताऊ जी, आई लव यू।
रोहित के लिए बंसी का प्यार देखकर शंभू की आंखें भर आती थी। वो भगवान से हमेशा यही दुआ करता था कि बंसी पहले की तरह संपन्न और सुखी हो जाए। फिर एक दिन जब रोज की तरह स्कूल से लौटते हुए रोहित बंसी के पास जलेबी खाने आया तो उसके हाथ में एक गिलास था जिसमें काले रंग का खट्टा था। रोहित बेटा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ताऊ जी, ये काला खट्टा है, खट्टा मीठा, एकदम ठंडा, बहुत मस्त है। आप भी खाकर देखो ना। नहीं नहीं, तुम ही खाओ भाई। अच्छा, जलेबी नहीं खाओगे आज? ताऊ जी, पहले खट्टा खाऊंगा फिर आपकी जलेबी। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास, यहाँ बैठकर खाओ। जैसे ही बंसी ने रोहित को गोद में उठाया, उसके हाथ से काले खट्टे का ग्लास जलेबी बनाने के घोल में गिर गया। हल्का गुलाबी मैदा फौरन काला हो गया। तभी शंभू चीखा, अरे बंसी भैया, संभाल के। ओफो, ये क्या हो गया? सॉरी ताऊ जी, वो गलती से गिर गया मुझसे। इधर आ, तू इधर आ, अभी बताता हूँ तुझे। जाने दो शंभू, क्या कर रहे हो? बच्चा है, कोई बात नहीं। रोहित, तुम घर जाओ। लेकिन भैया, ये तो सारा का सारा घोल ही खराब हो गया। तो क्या हो गया बंसी? तुम तो ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे सारे लोग मेरे ही ठेले पर टूट पड़ने वाले हैं। पर भैया, नुकसान तो हो गया ना। ताऊ जी, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आओ, तुम मेरे पास बैठो। बंसी ने रोहित को तो माफ कर दिया, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। वो पूरे घोल को फेंकने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रोहित ने उससे कहा, ताऊ जी, एक बात बोलूं? चुप रह तू, वरना अभी यही मार खाएगा। शंभू, तुम चुप रहो। हाँ रोहित, बोलो बेटा। ताऊ जी, अगर आप इसी घोल से जलेबी बनाओगे तो मस्त काले रंग की खट्टी मीठी जलेबी बनेगी। मुझे लगता है उनका स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। रोहित की बात सुनकर शंभू को गुस्सा आ गया और वो चीखते हुए बोला, ओए, तू भाग यहाँ से, वरना अभी मार मार कर तेरा पराठा बना दूंगा। रोहित मार के डर से वहाँ से भाग गया, लेकिन बंसी अब भी रोहित की कही बात के बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे हो भैया? वैसे रोहित ने अच्छा आइडिया दिया है, ऐसा करके देखें क्या? ओहो भैया, आप भी कहाँ उस बुद्धू की बातों में आ रहे हैं? जलेबियां भी कभी काली होती हैं क्या? इस घोल को वैसे भी फेंकना ही है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देख ही ली जाए। इतना कहकर बंसी ने उसी काले घोल से जलेबियां बनाई। जब जलेबियां बन गईं तो वो बिल्कुल अलग दिख रही थी, क्योंकि उनका रंग काला था। बंसी ने एक प्लेट में वो जलेबियां रखकर शंभू को दी और कहा, अब लो भाई, जरा चक्कर तो बताओ। भैया, आइडिया तो सही दे गया लड़का, सच में कमाल हो गया। क्या मजेदार जलेबी बनी है, पहले खट्टा खट्टा और फिर पूरा मुंह मीठा हो गया। लो लो ना, तुम भी खा के देखो। शंभू के कहने पर बंसी ने जलेबी चखी और उसकी आंख में आंसू आ गए। वाकई उन काली जलेबियों का स्वाद बहुत अलग और बढ़िया था। तभी एक ग्राहक बंसी के ठेले पर आया। अरे, यह जलेबी जल गई है क्या? जली नहीं है भैया, जलेबी स्पेशल है, काली जलेबी रायपुर वाली। अच्छा, तो लाओ चखाओ तो जरा। ये लीजिए। अरे बाप रे, गर्दा उड़ा दिए रे दद्दा, कसम से ऐसी अनोखी जलेबी पहले कभी नहीं खाई। क्या हिसाब दी वैसे? 180 रुपए किलो। अच्छा तो भैया, जितनी बना सको उतनी बना कर दे दो। घर पर दिल्ली से मेहमान आए हैं, रायपुर की स्पेशल काली जलेबी खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। ग्राहक की बात सुनकर शंभू और बंसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने मिलकर ढेर सारी जलेबियां बनाई। धीरे धीरे बंसी की ये अनोखी काली जलेबियां दूर दूर तक मशहूर हो गईं और मिठाई के तौर पर लोगों की पहली पसंद भी बन गई। लेकिन फिर भी बंसी ने अपनी जलेबियों के दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि भले ही अब उसका धंधा बढ़िया चल रहा था, लेकिन था तो वो अब भी अपने उसूलों का पक्का ही।